हाय हेलो, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। और ये जो ओपन है वो 27/2/2025 से ओपन हो चुकी है और ये कंटिन्यू 1 महीना तक चलने वाली है। तो आपको इसके बारे में जनरली इंफॉर्मेशन तो है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो है एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग, या बोल सकते हैं इसको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम आज डिस्कस करेंगे सहायक प्राध्यापक, है ना, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री के बारे में। तो आपको पता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है कब रिलीज कर दिया गया था, तो 30/12/2024 को ये रिलीज कर दिया गया था। और जो परीक्षा की तिथि है तो वो है 1/6/2025, तो ये भी बता दिया गया है। तो ये टेंटेटिव डेट है। हाँ, इसमें 2-4 दिन बढ़ सकते हैं, इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रवेश पत्र है वो कब उपलब्ध करा दिया जाएगा, 23/5/2025 को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब आप देखना है कि ये जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो कब है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी 27, है ना, 27। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, ऑनलाइन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन पत्र दिनांक 27/2/2025 से 26/3/2025। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा 1 महीना ये एग्जाम फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप इसको, है ना, थोड़ा मंथन करिए और उसके बाद क्या करिए, इसको एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर लिए, क्योंकि गलतियां नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप mp online.in या www.mppsc.mp.gov.in पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ और बातों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आप डीएफ फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आयु की जो गणना है, एज की जो गणना है, वो 1 जनवरी 2025 से की जाती है। और आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होंगी जो आपकी क्या हो, 10वीं या हाई स्कूल में क्या हो, अंकित हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, तो ये तो सब पता ही है आपको, बस इसको आपको एक बार रीड करते जाना है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है कुछ पॉइंट्स, है ना, जो हमें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोस्ट है ना, तो पोस्ट कितनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पोस्ट कितनी है, 199 है, ठीक है। अब देखिए इसको इसको आपको समझना है। तो रिक्त पदों की संख्या कितनी, 199 है। यूआर को कितनी दी गई है, 31, एससी को 25, एसटी को 39 और ओबीसी को सबसे ज्यादा है, 80 है। और ईडब्ल्यूएस को 24, पर लग रहा है कि ओबीएस को ज्यादा है ना, ओबीसी को ज्यादा है। लेकिन जो ओबीसी को जो ज्यादा है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए कि 87% मुख्य भाग है और प्रावधिक भाग में 13% क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई है। यानी कि आप देख सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि यूआर की 31 है, एससी की 25 है, एसटी की 39 है, ओबीसी की 80 है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 24 है। अब देखिए रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान हेतु आरक्षित, तो अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित किए गए पद, यानी कि यहीं से आरक्षित किए गए। तो 31 में से 8 पद, यानी कि 8 जो पद है वो यूआर के लिए आरक्षित कर दिए गए, जो अतिथि विद्वान में कार्य कर चुके हैं। एससी के लिए 6, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए कितनी, 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी, 6। और मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए, कितने के, 11। एससी के लिए 9, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने किए गए, 8 किए गए। और ये जो देख सकते हैं दिव्यांगजन, जैसे एलडी हो गया, बीएच हो गया और ये एचएच हो गया, तो इनके लिए 4, 9 और 13 यहाँ पर इनके लिए रिजर्व पद किए गए। अब आप देखिए कि जो 87% है, तो आपको पता है कि जो ओबीसी है इसको 27% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि जो हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं उसकी वजह से 14% पर ही रिजल्ट आता है। और जो 13% है वो क्या रहता है, आपका होल्ड रहता है। तो ये सबको पता है कि 13% होल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रावधिक भाग है, यानी कि वो होल्ड वाला जो पोर्शन है वो कितना है आपका, 13% है। और 13% में आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी की जो 80 पद है, तो 80 में से यहाँ पर 31, है ना, 31 क्या हो जाएंगे आपके, होल्ड में आ जाएंगे। तो 81 में से अगर 31 को अगर माइनस कर देंगे तो ओबीसी के कितने पद बचेंगे, 49, है ना। तो आप देखिए कि यूआर के कितने, 31, ये सेम है। एससी के कितने हैं, 25, एसटी के कितने हैं, 39 और ओबीएस के, देखो ओबीएस के 80 नहीं है, अब आप समझिए कितने हैं आपके, 49 है। ईडब्ल्यूएस के 24 सेम है। तो यहाँ पर 199 से कितने हो जाएंगे आपका, 168। जब ये जो कोर्ट में जो लगा हुआ केस है, अगर ये ओबीसी के पक्ष में आ जाएगा तो ये 27% में इतने पद फिर ओबीसी के पक्ष में आ जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर ये किस में चले जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे। इतना तो सब पता है आपको। अब देखिए यूआर में 8, 6, एसटी में कितने हैं, 10 और ओबीसी में कितने हैं आपके, 10। तो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 49
माइनस यहाँ से क्या कर लीजिए, 10 कर लीजिए, है ना। जो अतिथि विद्वान नहीं है, महिला नहीं है, यूआर की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना, यूआर नहीं बोल सकते, ओपन की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ से 49 में से अगर हम 10 माइनस कर दे, देख लीजिए ओबीसी में 10 तो कितना हो जाएगा आपका 39, 39 में से ओबीसी में आप 17 माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं 39 में से अगर मैं 17 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 2, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, तो 22 पद ओपन कैटेगरी के लिए, है ना, है ओबीसी में। इतना आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको समझ लिया कि किस तरह से यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया गया है। अब आप देखिए कि अगर पे स्केल की बात करेंगे तो पे स्केल कितना है, 57,000 कितना है, 700 रुपए है। और फिर टीए डीए मिला के जो भी है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है कि शैक्षणिक अर्हता तो आपके कितने परसेंट रहने चाहिए, 55% से क्या रहनी चाहिए, अधिक रहने चाहिए। ये आप देख सकते हो। अब देखिए आगे। हाँ, अब देखिए ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। तो आपका जो पीजी है वो किस में रहना चाहिए, तो केमिस्ट्री में रहना चाहिए, या फिर एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आपके पास नॉर्मली अगर केमिस्ट्री से किया है एमएससी तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनसे भी किया है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो ये होता है आपका 21 से 40 वर्ष, ठीक है। तो ये यूआर के लिए है। फिर यहाँ पर छूट दी गई होंगी, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी के लिए, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अगर परीक्षा केंद्र की बात करें तो भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर, सहरडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर, और क्या है यहाँ पर नर्मदापुरम है। तो ये इनके क्या है यहाँ पर नेम है, और यहाँ पर इनके कोड दिए हैं, तो कोड डालकर आप क्या करेंगे, इनको फिलअप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया कि विज्ञापन की तिथि कब रिलीज हुई थी, तो ये 30/12/2024 को हुई थी। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन है आपके कब स्टार्ट होंगे, 27/2/2025 से, यानी कि आज से क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन की अंतिम तिथि कब तक है, 26/3/2025 तक है। आवेदन में सुधार कब तक कर सकते हैं, तो 4/3/2025 तक कर सकते हैं आप, 4/3/2025 से 28/3/2025 तक कर सकते हैं। और प्रवेश पत्र की उपलब्धता 23/5/2025, और लिखित परीक्षा कब होने वाली, 1/6/2025 को होने वाली। अब यहाँ पर देखिए कि ये लिखा है, तो ये जो लिखा है, तो अगर आपका ये जो रिटर्न एग्जाम है अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर आप मॉक इंटरव्यू के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो वहां पर फिर बोल रहा है कि ये साक्षात्कार की तिथि या इंटरव्यू की जो तिथि है वो अलग से प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो ये अभी तो इसको छोड़िए, क्योंकि अभी तो आपको, आपका मेन पर्पस है कि अभी आपका फर्स्ट एग्जाम निकलना चाहिए, है ना। फर्स्ट नहीं बोल सकते, सेकंड एग्जाम निकलना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम तो आपका नेट या सेट निकाल के आए आप, तो फर्स्ट एग्जाम है, और ये सेकंड एग्जाम है, यानी कि प्री निकल गया, ये मेंस है। अब मेंस के बाद क्या होगा, इंटरव्यू भी होने वाला है। आपको पता भी होगा कि 100 मार्क का इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बेसिक बेसिक बातें हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, ये डीएफ फॉर्म है, तो ये डीएफ फॉर्म का अभी तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका याला एग्जाम निकल जाता है तो फिर आप डीएफ फॉर्म के लिए एक, डीएफ फॉर्म के लिए देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, जैसे यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल की अंक सूची, हायर सेकेंडरी की अंक सूची, ये सब लिखा हुआ है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कि फिर फोटोज के बारे में दिया है कि फोटोज कैसे अपलोड करना है। हाँ, फिर देखिए ये परीक्षा हेतु आवेदन की शुल्क, तो अगर आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी है, अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, है ना, तो उनके लिए जो फीस है वो कितनी है, 250 रुपए है। और शेष जितनी भी श्रेणी के, जैसे यूआर कैटेगरी के है और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी, तो उनके लिए जो फीस है वो कितनी है, 500 है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है, और जो साइट है इसका ईमेल दिया हुआ है, और साइट तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से इस पीडीएफ में कुछ और बातें तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ओएमआर सीट के बारे में दिया है कि कैसे टिक करना है, तो ये तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये थोड़ा समझ ले लिए, इसको समझ लीजिए। 3 घंटे की अवधि में के प्रश्न, 3 घंटे की अवधि के
प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, तो 60 मिनट और 2 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र। अच्छा, ये उनके लिए दिया है, हाँ ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है, एक 3 घंटे का होने वाला है और एक 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, ये अतिथि विद्वानों के लिए दिया हुआ है कुछ। चलो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम लोग, हाँ, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस को अगर डिस्कस करें तो आप देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, यानी कि ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस है। अभी इसके पहले आप सिलेबस देखे होंगे तो वहां पर लिखा रहा होगा 2022 लिखा था, अभी यहाँ पर 20 क्या लिखा है आपका 24, यानी कि वो 2022 में आया था, ये 2024 में आया था, लेकिन दोनों ही सिलेबस सेम है। हाँ, इसके पहले एक फर्स्ट पेपर भी है, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी आप चेक कर सकते हो, है ना, या फिर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन हम आज तो बात करेंगे सिलेबस किसका किसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में क्या करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, इसमें आपका केमिस्ट्री इन एंशियंट इंडियन, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था इस यूनिट से काफी क्वेश्चन बने थे, है ना। अभी अभी यहाँ पर ऐसा डिसाइड नहीं रहता कि जैसे कि अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, 200, 100 आते हैं ना, 100 × 4। नहीं, ये कितने आते हैं आपके, 100 नहीं आते, 150 आते हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 150 क्वेश्चन किससे आते हैं, केमिस्ट्री से। और 50 क्वेश्चन किससे आते हैं, एमपी से आते हैं, ये एमपी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, 150 क्वेश्चन किससे आते हैं आपके, केमिस्ट्री से आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर से डिसाइड नहीं रहता कि यूनिट वन से, अगर देखिए अगर मैं इसको करता हूं तो आपको पता है कि 10 यूनिट है, तो 150 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 10, तो ऐसा हमको अनुमान लगता है ना, कि एक यूनिट से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है ना। किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पिछले बार का एग्जाम हुआ था ना, तो इससे इस यूनिट से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, याली यूनिट जो फर्स्ट यूनिट थी और जो लास्ट वाली यूनिट है ना, उस यूनिट से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि केमिस्ट्री इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, फिर उनने जो उनकी लैब कैसी थी, है ना, अल्केमिस्ट की लैब कैसी थी, फिर डोला यंत्र, स्वेदनी यंत्र, पातन यंत्र, अर्धपातन यंत्र, कोष्टी यंत्र, विद्याधर यंत्र, ढेकी यंत्र, त्रियक पातन यंत्र, बालुक यंत्र, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर और कुछ टेक्निक्स डेवलप की गई थी, तो टेक्निक्स में जैसे मेटलर्जी, डाइस, पिगमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड प्रोडक्शन, और उसके कैसे यूज, है ना। फिर अगर बात करें तो गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, कॉपर, आयरन, टीन, लेड एंड मरकरी, देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस। तो गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और जो कॉपर, टीन, लेड है, इन सब के बारे में, इनके यूजेस के बारे में, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। एंशियंट इंडियन केमिस्ट, तो एंशियंट इंडियन केमिस्ट में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है, केमिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो केमिस्ट कौन कौन से, जैसे ऋषि कनाद के बारे में, आचार्य नागार्जुना, तो नागार्जुना काफी इंपॉर्टेंट है, वाघभट्ट हो गया, गोविंदाचार्य हो गया, यशोधर हो गया, रामचंद्र, सोमदेव, गोपाल भट्ट, एंड 19th सेंचुरी के जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे है ना, तो इनके बारे में पूछा गया था कि जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे है, इन्होंने फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप की थी, है ना, उसका नाम पूछा था पिछले बार के पेपर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो यूनिट है ना। तो हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्टरी आइडियाज अबाउट द ग्रुप द रसास एंड रस रत्ना ग्रंथ, महारस, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, महारस, उपरस, कॉमन रस, रत्न रस, धातु, पॉइजन, अल्कली एसिड्स एंड सॉल्ट एंड लो भस्मा, ईटीसी। तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट वन काफी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वन सारी की सारी थ्योरेटिकल ही है, तो आपको इसको अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। फिर ये हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है क्वांटम केमिस्ट्री, है ना। तो क्वांटम केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ना है, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, फिर 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है ग्रुप थ्योरी, तो ये ग्रुप थ्योरी है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक में हम किसकी बात करेंगे,
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, फ्री एनर्जी की, फंक्शंस की बात करेंगे। फिर आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक, हाँ ये दूसरा चैप्टर है ना, थर्मोडायनेमिक का ही दूसरा चैप्टर है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन इक्वेशन, पार्टीशन फंक्शन, ये सब पढ़ेंगे। फिर फेस रूल की बात करेंगे, तो फेस रूल तो आपको पता है कि फेस रूल क्या होता है। तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस क्या होता है आपका, टू होता है। तो वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए दिया, तो ये भी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है और इसी यूनिट से क्वेश्चन आते ही है। उसके बाद में है आपका सॉलिड स्टेट। तो हम लोग जो कोर्स, हमारा जो कोर्स है ना, मेरा क्लासेस ऐप में, तो हमने यही वाली यूनिट स्टार्ट किया हुआ है और उसके पहले हमने यूनिट 4 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो जो यूनिट जो 2 है, तो यूनिट 2 में मैंने क्वांटम खत्म कर दिया है और ग्रुप थ्योरी अभी स्टार्ट है, ठीक है। और ये हम लोग भी कुछ दिन में क्या कर लेंगे, इसको खत्म कर लेंगे। तो ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, एक्सरे डिफ्रेक्शन, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। ये सब हिंदी में दिया हुआ है, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए कि यूनिट नंबर जो थर्ड है, तो यूनिट नंबर जो थर्ड है, उसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर ओस्टोवाल डाइल्यूशन लॉ, फिर आप देख सकते हैं बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन इक्वेशन, कोलरास लॉ, ट्रांसपोर्ट आयन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, है ना, जैसे पीएच, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीजें। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड देख सकते हो, ओवर वोल्टेज, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल, ये क्या होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कि रिवर्सिबल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। फिर अगर आगे बात करें, तो आगे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कोलाइड्स। तो केमिस्ट्री ऑफ कोलाइड्स, तो ये आपने जो 12th है, तो इसमें आपने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था कि जो कोलाइड्स है उसका साइज क्या होता है, सस्पेंशन क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था आपने। तो बेसिक कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है। और ये पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। और यहाँ पर आई थिंक बेट इक्वेशन भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन बेट इक्वेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। अच्छा, नीचे लिखा है सरफेस केमिस्ट्री में, सॉरी सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि सरफेस केमिस्ट्री में, तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल एंड मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन बेट इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पिछले बार के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोलाइड्स पढ़ना है और सरफेस केमिस्ट्री, ये भी थियोरेटिकल ही है, बस इसे समझना है अच्छे से। और कुछ इसका जो डेरिवेशन है बेट का, तो बेट का डेरिवेशन तो हमें करना नहीं है, वो तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे सेमेस्टर वाले एग्जाम होते हैं एमएससी के, उसमें करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हमें इसका फाइनल इक्वेशन याद रखना है। फिर आप देखिए कि जो यूनिट नंबर जो थर्ड का लास्ट वाला जो पोर्शन है, वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तो काफी इजी है, जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, फिर अपोजिंग एंड कंजुगेटिव रिएक्शन, आयरनियस इक्वेशन एंड एंटी आयरनियस इक्वेशन। तो ये तो इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फिर ये सब हिंदी में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसे हिंदी में। फिर देखिए ये जो यूनिट नंबर जो 4 है, ये मैंने खत्म कर दिया है अपने ऐप में, है ना, मेरा क्लासेस के ऐप में यूनिट नंबर 4 खत्म कर दिया और यूनिट नंबर 2 स्टार्ट है। अब आप देखिए कि इसमें मोस्टली पीरियोडिक लॉ है, तो इसमें हम लोग पूरा पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पीरियोडिक लॉ, बोहर बरी स्क्रीन, पीरियोडिक टेबल, ये सब दिया हुआ है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर मॉडल। फिर आप देखिए क्वांटम नंबर, सेल्स, सबसेल, ऑर्बिट, तो ये सब आपको पता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, अबाव रूल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पिछली बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और इसने आई थिंक इसका पूछा था, पैलेडियम का पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, पिछले बार के पेपर में पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था। फिर आप देखिए कि एस ब्लॉक के बारे में है, तो एस ब्लॉक में क्या होते हैं, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 30 से ग्रुप नंबर 16 तक, सॉरी ग्रुप नंबर 18 तक एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ना, यानी कि बोल सकते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, सबके बारे में हमें यहाँ पर ओवरव्यू करके पढ़ना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंथेनेट क्या है आपका, कॉन्ट्रिक्शन है, ये हिंदी में दिया हुआ है। फिर देखिए जो यूनिट नंबर जो 5 है, तो यूनिट नंबर जो 5 है, इसमें हम पढ़ने वाले एसिड एंड बेसिस, है ना, क्या पढ़ने वाले, एसिड एंड बेसिस। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है एसएचएबी, है ना, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है इसमें। फिर ये तो पढ़ा ही आपने, ब्रोस्ट एंड लॉरी थ्योरी, लुइस थ्योरी, लेविस थ्योरी, ये सब पढ़ा है। पॉलीमर, पॉलीमर तो पढ़ा ही आपने, है ना, पॉलीमर जैसे बोरान के पॉलीमर हो गए, सिलिकॉन के पॉलीमर हो गए। तो पॉलीमर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे होमो एंड हेटेरो एटॉमिक पॉलीमर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी अर्बन पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब पढ़ना है। फोटो केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है ना, फोटो केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन बनता ही है। तो फोटो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ फोटो केमिस्ट्री, तो इसके फोटो केमिस्ट्री के लॉ पढ़ना है। काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड जेबलॉन्स की डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेबलॉन्स की डायग्राम, पिछले बार भी
इससे क्वेश्चन आया था, इस बार भी इससे क्वेश्चन आएगा जेवलॉन्स की डायग्राम से। फिर उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग तो सबको पता है, वैसे पर वीबीटी, एलएफटी, एमओटी, सीएफटी, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो सब आपने पढ़ के रखा है, केमिकल बॉन्डिंग। अब आगे देखें तो ये हिंदी में लिखा हुआ है यूनिट नंबर 6, तो यूनिट नंबर 6 देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स में आपको पता है ना, जिसमें कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग हो से हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। फिर यहाँ पर होमोजेनियस कैटालिसिस है, कैक्स है, कैक्स भी इंपॉर्टेंट है। क्लस्टर्स इंपॉर्टेंट है, बोरेन्स, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बोरेन्स, कार्बोबोरेन्स, मेटेलोबोरेन्स एंड मेटेलो कार्बोबोरेन्स कंपाउंड्स, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं जनरली। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिकल, तो ये जो यूनिट है थोड़ी सी बोल सकते हैं प्रैक्टिकल पर बेस्ड यूनिट है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ईडीटी है, फिर यहाँ पर क्या दिया है, एरिक्रोम ब्लैक टी, और ये क्या दिया है आपका, डाइमेथिल ग्लाइसिन दिया है। तो इस तरीके से ये बफर सॉल्यूशन दिया है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर जाती है। जैसे कि देखो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन दिया है, इंडिकेटर्स के बारे में दिया है। तो ये यूनिट में अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसका कंटेंट भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। फिर आप देखिए कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है फोटो सिस्टम्स, पोरफायरिन्स, मेटलो एंजाइम्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर रिएक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये भी इजी है यार यूनिट तो, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आप देखिए कि इसके बाद दिया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना। तो आप देख लीजिए कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है अल्फा, बीटा और गामा। तो पता ही है आपको, अल्फा हीलियम के जैसा होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, गामा तो कैसा होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता इस पर, कोई द्रव्यमान ही नहीं होता इसका। फिर ये देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो एनएमआर, फिर ईएसआर, यूवी विजिबल, मॉसबियर, आईआर एंड एनक्यूआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये यूनिट भी आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। फिर यूनिट नंबर जो 7 है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से तो क्वेश्चन बनता ही है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशनल पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल पढ़ेंगे, इनांशियो इनांशियोमर पढ़ेंगे, फिर डायस्टोरियमर्स पढ़ेंगे, इनांशियो सिलेक्टिविटी पढ़ेंगे, स्टेरियो सिलेक्टिविटी पढ़ेंगे, डायस्टेरियो सिलेक्टिविटी पढ़ेंगे, एसिमेट्रिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है, सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन कुछ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखिए कि इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट से क्वेश्चन बनता है, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फिर क्या होता है आपका फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, बेंजाइंस, ये सब होते हैं। तो ये देख लिखा हुआ है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, बेंजाइन एंड नाइट्रीन्स के बारे में। तो ये तो आपने सब 11th क्लास से पढ़ा है, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा देंगे, बस थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल थोड़े से बोल सकते हैं कठिन है, क्रिटिकल है। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी में तो हॉमंड पोस्टुलेट्स, कर्टियस हैमेट प्रिंसिपल एंड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स, ठीक है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शनल ग्रुप दिया है और इंटर कन्वर्जन दिया है, तो यहाँ पर इसको भी हमें क्या करना है, पढ़ना है, जैसे कीमो, रेजियो एंड स्टेरियोसिलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी यूनिट में बहुत सारे टॉपिक टॉपिक तो बहुत सारे, एक यूनिट में पांच पांच यूनिट है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेबस छोटा है, सिलेबस काफी लेंथी है। देख लीजिए एक यूनिट में 5 यूनिट है, 1 2 3 4 एंड कितनी है, 5 है। फिर यहाँ आप देखिए, ऐसा लग तो रहा है कि हमें यूनिट बस 10 है ना, तो 10 है तो हम इजीली कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर देखिए यूनिट नंबर जो 8 है, तो यूनिट नंबर 8 में हमें पढ़ना है रेट्रोसिंथेसिस, है ना, डिस्कनेक्शन, सिंथ्रोन्स, लीनियर कन्वर्जेंट सिंथेसिस। तो ये यूनिट थोड़ी टफ है ना, और इस यूनिट से पिछले बार के एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बने थे, और इसके पहले भी जो ये यूनिट थी, ये सेम यूनिट ग्रेड 1, है ना, जो वर्ग 1 का जो होता है सिलेबस, उसमें भी दिया हुआ था, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन बना नहीं था। पर भी इसे पढ़ना जरूरी है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस में आप देखिए कि कायरल ऑक्सिलरीज है, मेथड एसिमेट्रिक इंडक्शन है, सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, कैटलिस्ट है, कंट्रोल्ड रिएक्शन है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इनांशियोमेरिक एंड डायस्टेरियोमेरिक इनांशियो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप देखिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ पाथवे, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी में बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड, तो जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन के समान हो बेंजोनाइड, जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन के समान ना हो वो क्या हो जाएगा आपका
नॉन बेंजोनाइट, हाँ ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स तो लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। ये हिंदी में। अब देखिए यूनिट नंबर अगर 9 की बात करें, तो यूनिट नंबर 9 में दिया है आपका कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। तो जितनी भी कॉमन नेम रिएक्शन है, जैसे लाइक यहाँ पर क्या दिया, एल्डोल, तो एल्डोल से क्वेश्चन आया था केनिसारो। हाफमैन रीअरेंजमेंट, पर्किन रिएक्शन, पिनोकॉल एंड पिनोकॉल एंड रीअरेंजमेंट, सैंडमायर रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन एंड कोल्बी रिएक्शन, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, और इन नेमिंग रिएक्शन को आप देखना है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्वेश्चन बनता ही है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट एंड देयर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, पेप्टाइड्स पढ़ना है, फैटी एसिड्स पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, टर्पीन्स पढ़ना है, स्टेरॉइड्स पढ़ना है, अल्कोलाइड्स पढ़ना है, बायोजेनेसिस ऑफ द टर्पनाइड्स, टर्पेनॉइड्स एंड एल्कोलाइड्स पढ़ना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, तो फोटोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो फोटोकेमिस्ट्री से पिछले बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था, इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जैसे आईआर है, यूवी है, विजिबल है, 1H है, कार्बन 13 है, एनएमआर एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है। तो ये यूनिट भी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले जो टॉपिक थे इस बार नहीं आए थे, लेकिन चांसेस है कि इससे टॉपिक से कुछ क्वेश्चन तो बना ले वो। अब देखिए हम लोग लास्ट यूनिट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट यूनिट, अगर आप यूनिट नंबर फर्स्ट अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपका जो ये यूनिट नंबर जो 10 है वो क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको ये एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री वालों को, कि यूनिट नंबर जो अगर 10 अगर आपको तैयार करना है, तो आप क्या कर लीजिए, पूरा एमपी तैयार कर लीजिए अच्छे से, और एमपी तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन द लाइट केमिस्ट्री, जनरल आइडिया ऑफ द मिनरल एंड ओर्स, तो मिनरल्स के बारे में और किसके बारे में, ओर्स के बारे में। वेल्थ ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जितने मिनरल्स है, ओर्स है, इन सब के बारे में एक जनरल आइडिया हो। कहाँ कहाँ निकलते हैं, जैसे कि कोल कहाँ निकलता है, ग्लास कहाँ बनता है, सीमेंट कहाँ बनता है, आयरन कहाँ बनता है, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, तो मैग्नीज बालाघाट में होता है, कॉपर भी बालाघाट में होता है। ईटीसी देयर माइनिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग, तो इनकी माइनिंग कहाँ पर है, इनका माइनिंग कहाँ किया जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया जाता है, ये सब दिया है। केमिकल फर्टिलाइजर, तो जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज, तो पेस्टिसाइड्स कहाँ पर बनते हैं, फर्टिलाइजर कहाँ पर बनते हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो ये सब पढ़ना है आपको। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये आपको यूनिट यूनिट तो नहीं बोलना चाहिए, क्लास 12 में मिल जाएगा, जहां पर केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ है। तो फूड्स के बारे में, स्टफ्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स, हाइजीन्स एंड क्लीनिंग मटेरियल्स या क्लीनिंग एजेंट, कॉमन मेडिसिन, कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन होती है, और ये लास्ट केमिस्ट्री इन नैनो साइंस, तो नैनो साइंस में आपको पढ़ना है रोल ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट डे सिनारियो, ठीक है। तो ये नैनो साइंस के बारे में पढ़ना है, तो नैनो साइंस में क्वेश्चन बन जाता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ क्या होता है, आपका मीटर होता है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस के बारे में डिस्कशन। तो हमने सिलेबस के बारे में यहाँ पर क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करा रहे हैं, मेहरा क्लासेस ऐप में क्या करा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, और मेहरा क्लासेस ऐप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, 2999 में, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि 2999 में, है ना, मात्र 2999 में आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, कोर्स को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म में, तो आपको इतने कम नॉमिनल फीस में आपको ये कोर्स नहीं मिलने वाला। तो अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, तो डेमो क्लासेस भी यूट्यूब में डली हुई है। अगर यहाँ पर नहीं आ रही है, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मेरा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप क्या कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं, और लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया जाएगा, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स को अवेल करना है, तो कोर्स को अवेल करने की जो फीस है वो मात्र कितनी है, 2999 है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, आज डिस्कशन कर लिया कि हमारा जो एग्जाम फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लिया, और हम यहाँ पर कर रहे हैं कोर्स के बारे में, है ना। तो कोर्स की जो फीस है वो कितनी है, 2999 है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए। और आपको पता है कि सेट का रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गया है, तो जितने भी सेट वाले एस्पिरेंट हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा सेट का एग्जाम निकल जाएगा, तो वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोर्स को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं,
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।